हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे जो बैंकिंग का हमारा रिमाइनिंग पार्ट बच गया था। हमने बैंकिंग पढ़ाया था, उसके अंदर क्या बताया था कि बैंकिंग की परिभाषा बताई थी इससे पिछले वीडियो में, और बताया था बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में कि आधुनिक बैंक की स्टार्टिंग है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ से हुई और इंडिया में कहाँ से हुई। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से भी देख लेना। लेकिन आज का टॉपिक हमारा होगा उससे आगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो भी देखिएगा, क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज इतना बढ़ेगा कि आपका एक स्टैंड बनेगा। किसी से बात करोगे तो आपको पता होगा हर चीज़ का, तो आपका क्या है कि स्टैंडर्ड है वो अप होगा। तो इसके अंदर क्या है कि आज का हमारा जो टॉपिक हो उसके अंदर लेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके क्रेडिट कंट्रोल के मेथड। तो इसी के अंदर जो हमारा पूरा बैंक है वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर कार्य करता है। इसी से हमें ये पता चल जाए कि बैंक हमसे कैसे रुपए कमाता है, हमें लोन किस प्रकार से देता है और कौन सी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिससे ऊपर न तो लोन दे सकता है न उसे नीचे दे सकता है। तो बैंक की पूरी प्रक्रिया है वो इसी के अंदर आएगी कि बैंक हमें लोन कैसे देता है, या हम बैंक में रुपए कैसे जमा करवाते हैं, या बैंक हमसे कमाता कैसे है रुपए। आप ये भी सोचोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो इसके जो मेथड हैं वो दो मेथड है। एक तो परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी वाइज, और एक होता है गुणात्मक यानी क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी पहले जो टर्म्स है, मतलब एक नंबर की जो टर्म्स है उसके अंदर हम देख लेते हैं बैंक रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट के बारे में। इसे हम कहते हैं बैंक दर। दोस्तों बेसिकली बैंक दर क्या होता है, सबसे पहले तो उससे पहले जानने से पहले तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जिस बैंक से हम लेन देन करते हैं, जैसे हमारा SBI हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सब आएंगे कॉमर्शियल बैंक के अंदर यानी कि वाणिज्य बैंक के अंदर, जिससे हम सीधा लेन देन कर सकते हैं। एक होता है हमारा केंद्रीय रिजर्व बैंक, जो कि हम नोट के ऊपर देखते हैं, नीचे लिखा होता है केंद्रीय रिजर्व बैंक, मतलब वो नोट है वो वही जारी करता है। केंद्रीय रिजर्व बैंक की वो एक प्रतिभूति है, यानी कि एक शपथ पत्र के रूप में जारी करता है कि ये सर्वमान्य है। तो वो होता है रिजर्व बैंक। तो दोस्तों रिजर्व बैंक से क्या होता है कि हम सीधा रुपए निकाल नहीं सकते, न उसके साथ सीधा लेन देन कर सकते हैं। हम लेन देन कर सकते हैं वो यानी कि कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है यानी व्यापारिक बैंक है, उससे क्या होता है दोस्तों, हम लेन देन कर सकते हैं, जैसे हमारा SBI हुआ इत्यादि। तो इसके अंदर बैंक रेट को समझने से पहले ये जानना आपको जरूरी था RBI के बारे में, क्योंकि बैंक रेट वह दर होती है, जैसे हम क्या है बैंकों से लोन लेते हैं तो हमें कुछ परसेंटेज बैंकों को उसका ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। जैसे 10% दे दिया किसी का, 12% पर लोन दे दिया किसी को, 15% पर। तो इसी प्रकार क्या होता है कि दोस्तों आरबीआई भी क्या होता है दोस्तों, जो वाणिज्य बैंक होते हैं यानी व्यापारिक बैंक होते हैं, जो हमारे वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये सभी एक ही होते हैं। व्यापारिक कॉमर्शियल यानी वाणिज्य बैंक, जिससे हम लेन देन करते हैं, जैसे SBI हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण कोई भी बैंक हुआ, पंजाब नेशनल, ये सब क्या हो गए व्यापारिक बैंक। तो RBI जब इन व्यापारिक बैंकों को लोन देता है तो वो किस रेट से लोन देता है, वही होती है बैंक रेट। मतलब वो कितने परसेंट पर उन्हें लोन देगा। जैसे जो बैंक है RBI ने इन्हें 6% पर लोन दे दिया, तो बैंक रेट है वो कितनी हो गई, वो हो गई 6%। तो मुझे लगता है आप सरल भाषा में एकदम आसानी से समझ गए होंगे। जिस प्रकार हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, उसी प्रकार क्या है कि RBI से जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो लोन लेते हैं, और उन्हीं को बैंक दर कहते हैं। ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपका जो SI का पेपर है उसके अंदर क्या हुआ है, जो ये इकोनॉमिक्स है वो लगी हुई है, और अब आपके पास इतना टाइम है नहीं। वैसे तो 10-15 दिन और भी बढ़ा दिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, जिस रेट पर RBI से क्या है वाणिज्य बैंक लोन लेते हैं वही दर क्या होती है, बैंक रेट होती है। और मैंने एक बात और बता देता हूँ, जब भी हम लोन लेते हैं किसी बैंक से तो हमें जमानत के रूप में कुछ उन्हें देना पड़ता है, कुछ प्रतिभूतियां या कुछ भी। तो वो इसके अंदर क्या है कि वाणिज्य बैंकों को जमानत के रूप में कुछ नहीं देना पड़ता है। ये इसके अंदर एक और शब्द जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये है बैंक रेट है, वो हमारी समाप्त हुई। आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बैंक रेट पहले चलता था, अब उसकी जगह आ गया है रेपो रेट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेपो रेट के बारे में। इसे एक बार हम इरेज कर देते हैं। अब हमारा क्या हुआ दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्या हुआ, रेपो रेट आ गया। अब हम पढ़ते हैं रेपो रेट के बारे में।
मतलब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट हमने अभी अभी आपको बताया कि पहले बैंक रेट चलता था, अब उसकी जगह रेपो रेट आ गया। इसमें ऋण है वो दीर्घकालीन मिलता था, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए। इसमें लॉन्ग मतलब लंबे टाइम के लिए क्या है कि बैंकों को ऋण मिल जाता था। इसमें क्या होता है दोस्तों, यही बैंक रेट की जगह इसने स्थान ले लिया और इसमें कुछ घंटों यानी कि कुछ घंटों से लेकर 15 दिनों तक काल के समय तक क्या है कि इसमें क्या हुआ, रेपो रेट के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, इसमें लॉन्ग पीरियड के लिए हमें क्या है ब्याज मिल जाता था, ब्याज दर पर क्या है उधार मिल जाती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 15 दिनों के लिए 0 घंटे से लेकर कुछ घंटों से लेकर 15 दिनों तक हमें क्या है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। वो किस रेट पर देता है, वही क्या होता है, रेपो रेट होता है। तो मेन डिफरेंस इसके अंदर यही था। और एक दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर क्या होता है, अब हमें जमानत के तौर पर वाणिज्य बैंकों को कुछ प्रतिभूतियां या जो आरबीआई है उसके पास जमा करानी पड़ती है। मेन इसका डिफरेंस बस इतना सा है, जो बैंक रेट है उसके अंदर हमने देखा था लॉन्ग पीरियड के लिए ब्याज मिलता था और क्या होता था कि जमानत के तौर पर कुछ नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जमानत के तौर पर कुछ ना कुछ प्रतिभूतियां जरूर देनी पड़ती हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। और वैसे आप समझ गए होंगे बैंक रेट होता क्या है, जो कि आरबीआई से जो वाणिज्य बैंक लोन लेते हैं उसी रेट को बैंक रेट कहते हैं। तो ये दो टर्म्स है, मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहेगा, आपको मैं गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा जो बैंकिंग का सिस्टम है जो अभी तक आप नहीं जानते थे वो पूरा का पूरा याद करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब इसमें क्या है कि रेपो रेट तो वही है, इसमें एक रिवर्स नाम और जुड़ गया है। रिवर्स का मतलब होता है दोस्तों विपरीत, यानी कि विपरीत दिशा में। अब क्या होता है इसके अंदर बैंक रेट और रेपो रेट में देखा कि आरबीआई है वो क्या होता है दोस्तों, वाणिज्य बैंकों को यानी कॉमर्शियल वाणिज्य बैंकों को लोन देता था कुछ परसेंटेज पर, और उसी को क्या है रेपो रेट और बैंक रेट कहते थे। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ दोस्तों, ये वाला तीर है ये यहां से मिटकर उल्टा हो गया, मतलब ये उल्टा काम हो गया। अब वाणिज्य बैंकों से क्या है आरबीआई क्या है कि लोन ले रहा है, उसी लोन जो वो लोन ले रहा है आरबीआई उसकी जो ब्याज की दर होगी, जैसे कुछ भी ब्याज की दर हमने मान ली तो वही हमारा रिवर्स रेपो रेट होगा। जैसे वो हमने 6% मान लिया या 7% मान लिया तो वही हमारा रिवर्स रेपो रेट होगा। ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सबसे महन पहलू काम करता है। जैसे हमारे बाजार के अंदर तरलता बढ़ जाए, तरलता का मतलब होता है मेन दोस्तों नकदी यानी रुपया। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आने के कारण क्या हुआ कि बीच में एक बार चला गया था मैं, तो उससे आगे क्या है अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से कि हमने देखा था रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था अब से पहले कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या होता है, जो आरबीआई है वो है क्या है वाणिज्य बैंकों को लोन देता है और जिस रेट पर वो लोन देता है वो हमारी बैंक रेट और रेपो रेट कहलाती थी। इसमें अब क्या हुआ कि वाणिज्य बैंक है, जो हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं उनसे आरबीआई क्या है कुछ रुपए उधार लेता है और उसके बदले कुछ ब्याज देता है। तो उसी इंटरेस्ट की जो परसेंटेज पर जिस दर पर जो उधारी लेता है वही परसेंटेज यानी वही दर क्या होती है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। इसमें रिवर्स का मतलब यही हुआ, अब उल्टा काम होगा, अब वाणिज्य बैंकों से आरबीआई लोन लेगा और वो जिस दर पर लोन लेगा वही हमारी क्या होगी रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। तो ये दोस्तों आप ये सोचोगे कि ये ऐसा क्यों है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा इसलिए है, जैसे हमारे क्या होता है कि तरलता यहाँ पर बढ़ जाती है, हमारे बाजार के अंदर तरलता बढ़ गई। तरलता का मतलब होता है दोस्तों नगद से, जैसे हमारे बाजार के अंदर तरलता है वो बढ़ गई, हर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा रुपए हो गए, तो क्या होगा रुपए ज़्यादा होगा तो चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या है वस्तु महंगी होगी, अगर वस्तु महंगी होगी तो क्या होगा दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होगी, मुद्रास्फीति होगी
कि मुद्रा का बाजार के अंदर ज़्यादा चलन हो जाएगा, मुद्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी और वस्तु कुछ कम मिलेगी हमें उसके बदले। तो क्या है, उसमें जो मुद्रा है यानी करेंसी है उसकी वैल्यू है वो घटती है। तो इसके थ्रू क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जो बाजार में जो तरलता बढ़ चुकी है उसे क्या होगा दोस्तों, रिजर्व बैंक अपनी ओर वापस क्या करेगा, जमा करने लगेगा। क्योंकि लोगों के पास रुपया होगा तो वो बैंकों में जाएंगे और बैंक में जाएंगे तो क्या होगा, रिजर्व बैंक क्या होगा, वाणिज्य बैंकों को इसकी जो ब्याज दर है वो ज्यादा देगा। जैसे 8% पर उन्हें वापस ले लेगा उन रुपए को, तो वाणिज्य बैंक क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुपए को रिजर्व बैंक के पास ले जाएंगे, जिससे क्या है कि तरलता है वो बाजार में फिर से स्टेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको रिजर्व रेपो रेट भी पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलेंगे CRR पर। एक बार इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब हम चलते हैं दोस्तों CRR पर। इसका मतलब होता है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित दर। नगद आरक्षित दर का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे में वाणिज्य बैंक है उसके पास जितना भी नकदी के रूप में उसके पास जितनी भी जमाएं हैं, उसने मतलब कितनी भी जमा करी उसका कुछ परसेंट क्या है कि आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। मतलब उसे आरबीआई के पास जो उसने टोटल जमा की उसका कुछ परसेंट उसे आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। जैसे अब हमारी CRR रेट है वो लगभग 4% चल रही है। तो मतलब जैसे कोई भी वाणिज्य बैंक है, जैसे हमने मान लिया SBI ही है, तो उसके पास अगर 100 रुपये जमा हुए तो उसमें से 4 रुपये क्या है सीधे आरबीआई को देने पड़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। यही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और आरबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है। तो इसलिए क्या होगा, उसे कुछ कैश जो उसका कुछ नगद है वो आरक्षित के रूप में क्या है कि रिजर्व बैंक के पास जमा होगा। ये इसलिए जमा होता है तब अगर बैंक है, अगर वो डिफाल्टर घोषित हो रहा है तो उसे डिफाल्टर घोषित होने से बचाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं, जैसे मैंने बैंक के अंदर 100 रुपये जमा कराए, जैसे हम 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों ने क्या है 100 रुपये जमा कराए, तो हमारे क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पर 1000 रुपये जमा हो गए। और क्या हुआ, हम उसे क्या हुआ ये जो वाणिज्य बैंक है इसमें से इन्होंने क्या है 500 रुपये लोन के ऊपर चढ़ा दिए। अगर 500 लोन के ऊपर चढ़ा दिए और हम दूसरे दिन ही यहाँ पर आए और हमें क्या हुआ, हम बोले हमारे 1000 रुपये वो वापस निकाल दो, तो अब बैंक के पास तो क्या है कि रुपए ही 500 बचे हुए हैं, उसमें से कुछ सैलरी भी दे देता है कर्मचारियों को, कुछ और भी। तो ये क्या हुआ दोस्तों, अब वो रुपए कहाँ से देगा हमारे वापस। तो वो ऐसी स्थिति में ही तो बैंक डिफाल्टर होते हैं कि उनके पास रुपए नहीं बचता। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या है, जो हमारा नगद आरक्षित दर है वो लागू की गई, ताकि अब अगर इसे 500 रुपये की जरूरत है तो ये सीधा आरबीआई से वो 500 रुपये ले लेगा ब्याज की तौर पर। वो हमारी रेपो रेट और बैंक दर इसी के कारण होती है। तो यही होता है दोस्तों CRR का मतलब। अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो क्या है कि आरबीआई से ये जो वाणिज्य बैंक है वो लोन आसानी से प्राप्त कर सके। ये मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म्स है उसके ऊपर चलेंगे। इसे तो CRR को आपने देख लिया, अब हम चलेंगे SLR के पास। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी में नाम समझेंगे हम वैधानिक तरलता अनुपात। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो SLR है हमारा, जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमने जमा कराया, जैसे जो भी बैंक के पास जमा हुआ उसका कुछ भाग दोस्तों उसे नगद के रूप में या फिर
जो कि अल्पकालीन ऋण होता है या प्रतिभूतियों के रूप में, अल्पकालीन ऋण की प्रतिभूतियां होती है, जैसे बॉन्ड होते हैं सरकार के पास जमा है अल्पकालीन के रूप में, और या फिर सोना, उसके रूप में क्या होता है कि बैंक को सोने के रूप में या नगद के रूप में अपने पास रखना पड़ता है SLR रेशियो। ये लगभग आज क्या है दोस्तों 19%, आज फिलहाल दोस्तों ये 18% के समथिंग इस जो SLR रेट है वो चल रहा है, और हमने देखा था CRR रेट है वो 4% चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे हमने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, आप मान लीजिए 100 रुपये आपने बैंक में जमा कराए, उसमें से 4 रुपये RBI को चले गए, इसमें बैंक ने अभी तक देखिएगा कुछ भी नहीं कमाया। 4 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के तहत है, क्योंकि अगर बैंक के पास रुपए नहीं हुए, जैसे मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने आज ही बैंक में जमा कराए और कल इतने लोग रुपए निकालने के लिए चले गए कि बैंक ने सभी रुपए क्या हुआ कि लोन के ऊपर दे रखा है और उसके पास देने के लिए रुपए ही नहीं है। तो क्या करेगा उस हालत में दोस्तों, अगर CRR उसका जमा है RBI के पास, तो उस हालत में RBI क्या है कि तुरंत उसे एक रात के लिए भी लोन दे देता है। वो हम यहाँ पर MSF के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे कि बैंक है वो दिवालिया घोषित होने से बच जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है CRR। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 18% हमारा SLR हो गया, मतलब ये अब कितना बचा, ये 96 बचा, और इसमें से 18 उसे हमेशा अपने पास नगद रखना पड़ेगा। मतलब ये 18 रुपये हैं, ये भी आप क्या है कि लोन के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। तो अब कितना बचा, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर आया 8, और ये कितना हुआ 78। अब उसके पास टोटल बैंक के पास बचा है 78 रुपये, 78% माने या 78 रुपये माने। अब इसमें से वो कितना लोन देता है, क्या करता है, वो केवल 78 रुपये से ही कमाता है कि उसे लोन कितना देता है। जैसे क्या है दोस्तों, हमें सेविंग अकाउंट पे लगभग 3.5% मिलता है ब्याज, लेकिन क्या है बैंक 18% के ऊपर भी ब्याज देता है, 12% पर भी ब्याज देता है। तो वो इन्हीं से रुपए कमाता है हमसे बैंक की कमाई होती है वो दोस्तों लोन से ही होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, बैंक है वो पूरी प्रक्रिया काम करती है। इसमें सी जो SLR है और CRR है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और रिजर्व रेपो रेट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो रेपो रेट है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रेपो रेट क्या हुआ, बैंक दर, जैसे बैंक RBI है वो लगभग 5% पर क्या होता है इन्हें लोन दे देता है दोस्तों, और जबकि बैंक हमें कितने पर 12%, 18%, 24% तक पर लोन देते हैं। जैसे एजुकेशन लोन हुआ वो क्या होता है लगभग 18% होता है, होम लोन होता है वो भी लगभग 18% पर हमें दे देते हैं। कुछ एक लोन होते हैं जो कि हमें क्या होता है दोस्तों, जैसे PM किसान योजना के तहत 4% पर मिल रहा है, तो ये सरकार की सब्सिडी होती है, इसमें बैंक का कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से है जो बैंक की कमाई है वो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन से होती है। तो इस प्रकार से बैंक हमसे कमाता है। तो मतलब हमने 100 रुपये जमा कराए तो उसमें से केवल वो 78 रुपये ही ब्याज के ऊपर चढ़ा सकता है, और ब्याज पर भी कहाँ कितना चढ़ाएगा उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि RBI इसके ऊपर लागू करती है। वो हर क्या है कि दोस्तों पूरा का पूरा जो 78 रुपये बचे वो पूरा का पूरा उसका ये है कि वो होम लोन कितना देगा, स्टूडेंट लोन कितना देगा, वो सब डिवाइड है, वो मनचाहा लोन नहीं दे सकता। जैसे कि जो 78% बचे उसमें से क्या है कि दोस्तों उसे 40% लोन तो क्या है कि दोस्तों जो प्राथमिक कार्य है उनको ही देना पड़ेगा। जैसे प्राथमिक कार्य में कृषि हो गई और मजदूरी हो गई, वो सब क्या है ठेले लगाने वाले वो प्राथमिक कार्य है, और उनका 78% का 40% तो लोन उन्हें ही देना पड़ेगा, न कि वो बिजनेस लोन सीधा पास कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आगे हम और बताएंगे। एक बार इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे की जो टर्म्स हैं वो हम इसमें देखते हैं। अब हमारे सामने आगे आ रहा है PLR, इसे हम कहते हैं प्राइम लेंडिंग, ये है रेट, इसे हिंदी में कहेंगे प्राथमिक उधारी दर। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ वाणिज्य बैंक हैं वो क्या कर रहे थे,
जो अपने विश्वसनीय जो कस्टमर हैं उन्हें तो ब्याज की दर जो लोन दे रहे थे वो कम ब्याज रेट पर दे रहे थे, और जैसे हमारे जैसा कोई खुदरा मूल्य उपभोक्ता उसके पास जा रहा है, जैसे कोई भी ABCD उपभोक्ता जा रहा है जिसके ऊपर उसे विश्वास इतना है नहीं, जो पुराना उसका कस्टमर है नहीं, उसकी जो ब्याज रेट है वो अधिक थी। तो क्या किया RBI ने, क्या किया कि प्राथमिक उधारी रेट यानी प्राइम लेंडिंग रेट है वो निर्धारित कर दिया। इसके अंदर क्या किया कि न्यूनतम होती है दोस्तों, न्यूनतम जो ब्याज की सीमा होती है वो निर्धारित कर दी कि इससे नीचे कोई भी क्या है कि वाणिज्य बैंक है किसी को लोन है वो नहीं दे सकता। तो यही था हमारा प्राइम लेंडिंग रेट। तो इसके अंदर भी क्या है कि दोस्तों इसकी भी पारदर्शिता इतनी थी नहीं कि आप इसे आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आ सके, और उसको इतनी समझ थी नहीं कि प्राथमिक उधारी दर है वो लागू कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर पारदर्शिता थी नहीं, तो क्या हुआ RBI ने इसे भी क्या है कैंसिल कर दिया और इसकी जगह बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट निर्धारित किया। उसके अंदर भी क्या हुआ कि दोस्तों यही कंडीशन थी, जो विश्वसनीय जो उसके जो ग्राहक होते हैं बैंकों को उनको कम रेट पर मिलता था, और वैसे हमारा जैसा कोई भी अगर ग्राहक उसके पास जाता था उपभोक्ता तो उसे जो ब्याज है वो ज़्यादा रेट पर मिलता था। जैसे उन्हें तो मिल गया 12% पर और हमें वही लोन दे दिया 18% पर। तो ऐसा कॉमर्शियल वाणिज्य बैंक करते थे। तो उसी को मिटाने के लिए PLR रेट यानी प्रथम उधारी दर है उसका जो वो है जो लागू की गई थी RBI के द्वारा, उसकी जगह फिर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट निर्धारित किए गए। लेकिन उसके अंदर भी कुछ पारदर्शिता नहीं निकली। लेकिन आपके लिए ये कंडीशन, ये जो टर्म्स है ये है वो मेन हो जाते हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, या वैसे भी आपसे अगर कोई बात में पूछे तो आपका स्टैंडर्ड अप होगा कि PLR रेट है क्या। तो अगर आपको ये इन सभी क्षेत्रों का ज्ञान होगा तो दोस्तों वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी, क्योंकि आपको इतने चीज़ों का जानकारी है वो औरों से ज़्यादा है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास MSF। इसका मतलब है मार्जिनिंग ये है मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोस्तों मार्जिनिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटी का मतलब होता है स्थायी सीमांत सुविधा, फैसिलिटी यानी कि सुविधा। तो दोस्तों ये 2011 के संशोधन, मतलब इससे पहले ये था नहीं, जब 2011 की मॉनेटरी पॉलिसी लागू हुई उसके संशोधन के अंदर क्या किया गया कि स्थायी सीमांत सुविधा यानी मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी को लागू किया गया। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर बैंक को एक रात के लिए भी लोन चाहिए, मतलब एक दिन एक रात के लिए भी लोन चाहिए, तो वो सुविधा भी क्या है कि यहाँ पर लॉन्च की गई। जैसे कोई भी वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, जैसे SBI हो गया, जो हमारा पंजाब नेशनल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक ये जिसे हम सीधा लेन देन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं वो। और जो है रिजर्व बैंक होता है दोस्तों RBI, उससे हम क्या होता है वो केंद्र का एक रिजर्व बैंक है, उससे हम लेन देन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, जो मार्जिनिंग स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है यानी स्थायी सीमांत सुविधा, इसके अंदर क्या हुआ, जो ये वाणिज्य बैंक है ये एक रात के लिए भी RBI से लोन ले सकते हैं। मतलब ये सीमित से सीमित समय के लिए, मतलब केवल एक रात के लिए भी लोन ले सकते हैं, केवल शनिवार को छोड़कर। ये कभी भी यानी सैटरडे को छोड़कर MSF के तहत कभी भी एक रात के लिए लोन ले सकते हैं। वो लोन कितना होगा, वो लोन वो होगा जो SBI या जैसे ये वाणिज्य बैंक है, कोई भी वाणिज्य बैंक कॉमर्शियल बैंक, वो मतलब RBI के पास उसका जितना भी धन रिजर्व है, मतलब उसका आरक्षित है, जितना भी धन उसने RBI के पास जमा करा रखा है, उसका 1% एक रात के लिए कभी भी क्या होता है कि सीधा वो RBI से सीधा वाणिज्य बैंक लोन ले सकता है। तो ये सुविधा तो बहुत अच्छी है इन कॉमर्शियल बैंकों के लिए। तो MSF को भी आप समझ गए होंगे कि ये एक रात का लोन है,
जो कि एक रात के लिए भी ले सकता है, केवल शनिवार को छोड़कर। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि केवल एक रात के लिए लोन मिलता है, एक रात के लिए भी हम लोन ले सकते हैं, वो किस वार को वो लोन है वो नहीं ले सकते, तो वो शनिवार को नहीं ले सकते। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे भी रेज कर देता हूँ। दोस्तों अभी आपका एसआई का पेपर होगा और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक भी किसी भी उसको इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा था तो ये टर्म्स एंड कंडीशन याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और आपको आसानी से वो पास भी हो जाओगे। तो यहाँ से इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों लास्ट हमारे सामने है OMO, इसे कहते हैं ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन। इसे हम कहते हैं खुला बाजार संक्रियाएं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आरबीआई या सरकार है, जो सरकार के अंडर में होता है दोस्तों आरबीआई, तो आरबीआई या सरकार है वो क्या है कि जो अपने बॉन्ड है वो दोस्तों ओपन मार्केट में, जो अपने बॉन्ड जैसे प्रतिभूति कुछ बैंक ड्राफ्ट होते हैं वो सीधा बाजार के अंदर ओपन मार्केट के अंदर उतारती है, जिन्हें ये कोई भी वाणिज्य बैंक है वो खरीद सकता है। तो ये है खुला बाजार संक्रियाएं। मतलब इसके अंदर क्या है कि बॉन्ड ड्राफ्ट इत्यादि को यहाँ पर क्या है कि खुले बाजार में क्या है नीलाम करते हैं या फिर उन्हें बेचने का कार्य करते हैं, तो वो हमारा OMR होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेन इसका यही था कि आपको CRR पता होना चाहिए, SLR पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो आपको बैंकिंग का बहुत सारा पता हो जाएगा। इनकी रेट है वो भी पूछ ली जाती है दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि लगभग 2 महीनों में आ जाती है। अभी तो फिलहाल तो मैं बता दूं इसका तो 4% चल रहा है, इसका 18% चल रहा है, लेकिन तब तक आप वीडियो देखो तब तक क्या पता ये बदल जाए। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये दोस्तों पूछे भी नहीं जाते। इसमें SLR है, CRR है, इसके ये सीधे ऐसे नहीं पूछे जाते। इनकी या तो फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी या PLR के महत्व पूछ लिए जाएंगे, PLR का कार्य क्या है और SLR का क्या कार्य है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। ये भी रेट है दोस्तों, ये बदलती रहती हैं। ये 5.82 चल रही है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये क्या है कि 2 महीनों के अंदर बदलती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी है वो RBI द्वारा बदली जाती है, हर 2 महीने के अंदर ये बदल दी जाती है। तो इनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। मेन ये जो टर्म्स है इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं को आपको याद करना है। तो उसके बाद हम क्या है, परिणात्मक हो गया हमारा क्वांटिटी वाज। अब हम क्वालिटी वाज पढ़ेंगे। क्वालिटी वाज है यानी गुणात्मक विधि है, वो रिजर्व बैंक जो शाख नियंत्रण के लिए जो वाणिज्य बैंक है उसके ऊपर कैसे कार्य करता है। अब हमारी आएंगी सिलेक्टिव विधि, इसके अंदर दूसरी होगी में मार्जिन रिक्वायरमेंट, तीसरा हमारे सामने होगा राशनिंग क्रेडिट और चौथा हमारे पास होगा मोरल सुएसन यानी नैतिक दबाव। तो इसी को अब हम स्टार्ट करेंगे। एक बार इसे इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे जो क्या है कि गुणात्मक यानी क्वांटिटी वाइज जो टर्म्स हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि क्या होता है दोस्तों, व्यापारिक बैंक हैं वो क्या है कि जो लोन है वो क्या है कि कुछ भूमिपतियों इत्यादि को देने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि सरकार का जो RBI के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार क्या होता है, उसकी मेन टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऋण है वो प्राथमिक क्षेत्र में दिया जाए, गैर प्राथमिक क्षेत्र से ऋण को रोकना ही क्या होता है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है। मतलब क्या है कि प्राथमिक कार्यक्रमों के अंदर सबसे ज़्यादा लोन दिया जाए, ऋण दिया जाए और जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाए, वही हमारा होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो कि RBI के अंडर में आता है, यानी कि चयनात्मक शाख कंट्रोल। तो दूसरा हमारा होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसके बदले क्या होता है हमें कुछ उसके पास जमानत के रूप में जमा कराना होता है। जैसे मेरे पास गोल्ड है, मैंने गोल्ड जमा कराया तो मेरे गोल्ड की कीमत है 1 लाख रुपए है।
मतलब आपने समझ लीजिएगा 1000 रुपये है मेरे गोल्ड की कीमत, तो बैंक क्या होता है लगभग मुझे 700 रुपये तक का ही लोन देता है। तो इसके दोनों के बीच की जो सीमा है, जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1000 और 700 के बीच का अंतर है, वही हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी सीमांत होता है। सीमांत वही हमारा मार्जिन होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही मार्जिन होता है। और इस मार्जिन को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है कि हद से ज़्यादा मार्जिन न हो। तो उस जो सीमांत जो आवश्यकता है उसके अंदर यही बताया गया है कि हमारा मार्जिन है वो किस प्रकार से होगा, मतलब कितना मार्जिन हम रख सकते हैं। ऐसे तो कर नहीं सकते कि 1000 की वस्तु जमा करेंगे और हमें लोन केवल 50 रुपये का ही देंगे। तो इसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है, जो कि गुणात्मक विधि के अंदर उसके अंदर आता है। दूसरा हमारा राशनिंग क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी शाख की नियंत्रण, यानी शाख की राशनिंग करना। ये दोस्तों जो हिंदी के शब्द हैं कुछ कठिन जरूर है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर ये होता है कि वाणिज्य बैंक है वो अपना मनचाहा, ये थोड़ी ना है कि कितना भी लोन किसी को भी दे देंगे। उस लोन को कंट्रोल करना होता है कि वो एक सीमित रूप से ही लोन है वो लोगों को दे, और जो लोन वो लोगों को देंगे उसमें से भी दोस्तों 40% क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र को देना जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र को देना जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि इत्यादि, मजदूरी, ठेले वाले ये सब आ गए तो उनको ही देना जरूरी है। ये भी नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। और जो 40% है इसका भी 18% क्या होगा दोस्तों? हमारा खेती के लिए ही लोन दिया जाएगा। ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी होती है दोस्तों? शाख की राशनिंग के अंदर आती हैं, जो कि आरबीआई निर्धारित करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फायदा है वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने संलग्न लोगों को मिल सके। तो ये सब क्या है दोस्तों? हमारा एक जरिया है, बैंकों की व्यवस्था है जिससे कि प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। आज से पहले आपको ये पता था क्या सब कंडीशन? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे अब हमारे सामने क्या हुआ दोस्तों, लास्ट आ रहा है मोरल दबाव। क्या होता है कि आरबीआई जो वाणिज्य बैंक है उसके ऊपर नैतिक दबाव भी डालता है, यानी नैतिकता से भी दबाव डालता है कि वे सुचारू रूप से सही रूप से काम करें। और क्या है कि कुछ सिलेक्टिव पूंजीपतियों को ही लोन न देकर प्राथमिक क्षेत्र में भी लोन दें, स्टूडेंट्स को भी लोन दें, और वो अपनी नैतिकता को बनाए रखें और फ्रॉड काम न करें। तो वो भी नैतिक दबाव है वो आरबीआई इसके ऊपर डालता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कंट्रोल मेथड। तो ये हुआ दोस्तों जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं और सबसे अच्छा ज्ञान भी हमें क्या है बैंकिंग के बारे में इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन से होता है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं। जैसे एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उस प्रकार से टोटल 20 सदस्य होते हैं। लेकिन आज के जो टॉपिक है उसके अंदर इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे गांव के अंदर नेट की स्पीड इतनी है नहीं तो अपलोड होने में दिक्कत आती है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो ये आपको अगर दोस्तों समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।